हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज मैं आपके सामने कक्षा 5 की गणित विषय की एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि पार्ट नंबर आपका 1 था, मछली उछली। इसको हम रिवाइज़ करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। रिवाइज़ करने के लिए हमने सारे नए क्वेश्चंस लिए हैं। उस चैप्टर के अकॉर्डिंग नए क्वेश्चंस हैं सारे। आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सॉल्व करते हैं आज के नए क्वेश्चंस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा हल करो। ठीक है, अब क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई के हैं और कुछ डिवाइड के हैं। मल्टीप्लाई मतलब गुणा के सवाल हैं, कुछ भाग के सवाल हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि 2398 मल्टीप्लाई 169। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करके बता देता हूँ। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2398 इंटू 169। एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 2398 मल्टीप्लाई बाई 169। ठीक है, अब पहले हम 9 से इसको गुणा करेंगे। 8 को 9 × 72 का 2 हासिल 7, 9 ने 81 और 7, 81 से और 7 कितने हो जाएंगे 88, 88 का 8 हासिल 8। ठीक है, फिर 9 × 27, 27 और 8 कितना हो गया 35, 35 का 5 हासिल 3, फिर 9 दूनी 18, 18 और 3 21। ठीक है, अभी यहाँ पूरा 21 आ जाएगा। फिर 2 के नीचे कट लगाएंगे, फिर 6 से गुणा करेंगे। 6 से 8 की 6 48 का 8 हासिल 4, फिर 6 × 54, 54 और 4 58, 58 का 8 हासिल 5, फिर 6 × 18, 18 और 5 23 हासिल 2, फिर 6 की गुणा 2 से करेंगे। 6 दूनी 12, 12 2 14। ठीक है, फिर इन दोनों के नीचे कट लगाएंगे हम। उसके बाद हम 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों की सबकी। जब 1 से किसी की मल्टीप्लाई की जाती है तो ऊपर वाले नंबर सारे सेम आ जाते हैं, है ना। तो हम इसको इसकी जगह यहाँ पर ले लेते हैं ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। तो ये सारे हम इधर ले लेते हैं। तो कितना आया था 21582 है ना। ओके, फिर इसके नीचे कट आया था। उसके बाद 88341 88341। उसके बाद यहाँ पे डबल कट आएगा। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ऊपर वालों में तो सारे सेम नंबर आ जाएंगे। 8932 8932 यहाँ पे कट लगाएंगे। ठीक है, और सब अब हमें इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो ऊपर 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर दोनों 8 8 को जोड़ेंगे। 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 8 8 16, 16 और 5 21 और हासिल जो 1 था वो हो गया 22 का 2 हासिल 2। फिर 9 और 3 12 और 1 13, 13 2 15, 15 का 5 हासिल 1। फिर हम नीचे वाले जोड़ते हैं। 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 1 ऊपर हासिल 10, 10 की 0, फिर हासिल 1, फिर 2 और 1 3 और 1 4। यहाँ पर टोटल आएगा 4,5262। ठीक है भाई, तो ये हमारा टोटल इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये मल्टीप्लाई का था। तो मल्टीप्लाई मोस्टली आपने सीखे हैं पहले भी बहुत बार। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं मल्टीप्लाई के, ये आप आसानी से खुद से ही कर लेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा कौन सा करें, डिवाइड का कर लेते हैं क्वेश्चन। तो हम ये एफ वाला कर लेते हैं। ठीक है, 16,400 डिवाइड बाई 8, 16,400 डिवाइड बाई 8। अब इसको 8 नहीं 80 है, सॉरी है। ठीक है,
अब 80 से हम इसको डिवाइड देंगे 64 को, तो ये तो जाएगा नहीं, तो इसके साथ 0 भी मान लेते हैं। 640 को हमें डिवाइड देना पड़ेगा, तो कितनी बार जाएगा ये 80 गुणा करके देखेंगे हम, ताकि 640 आए, ये 640 से कम आए। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 चौथे 84, 80 की गुणा हम 8 से करते हैं तो कितना आता है, 8 की गुणा 0 से करेंगे तो 8 0 का 0, ठीक है, और फिर 8 8 64, ठीक है, 0 से 0 गया 0, 4 में 4 गया 0, 6 में 6 गया 0, नीचे उतार लेंगे 0, तो 0 के साथ कोई तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टोटल आंसर क्या आ गया इसका, टोटल आंसर आ गया हमारा 80, है ना, यानी कि हमें डिवाइड करने के बाद कितना मिला, टोटल 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ वाले का हमारा टोटल आंसर हो जाएगा इसका 80। तो इसी तरीके से बाकी के सारे करने आपको गुणा कर करके देखना है। गुणा और भाग के सवाल आपको आने चाहिए अच्छे से, सारे इन्हीं के बेस पर हमारे क्वेश्चन और आंसर्स बने होते हैं, तो सभी बच्चे इन पर ज़रूर ध्यान देंगे। आइए हम दूसरे चरण पर चलते हैं, जहाँ पर हमें बताया गया है अंक प्रणाली। अंक प्रणाली को पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, हम यहाँ पर ये देखेंगे। तो सबसे पहला जो है स्थानीय मान, दूसरा है संख्या, तीसरा है शून्य। यानी कि यहाँ पे स्थानीय मान को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, ये सारे दिए हुए हैं। संख्याएं किस तरीके से लिखी जाती है, जब उनको उनके अकॉर्डिंग बोला जाता है, और उनके साथ शून्य कितने आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो आइए सीखते हैं आज। तो हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा स्थानीय मान इकाई मान लो। इकाई का मतलब होता है जो सबसे पहले एक नंबर होता है, तो उसके साथ शून्य कितनी आती है, इसमें ये बताया गया। तो शून्य आएगी 0, यानी कि कोई भी एक भी शून्य नहीं आएगी, है ना, इसलिए 0 दिखा है। शून्य कितनी आएगी, 0, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो भी अंक होते हैं वो सारे इकाई के अंक होते हैं, तो इनके साथ कोई भी हमारे 0 नहीं आते, इसलिए इनको इकाई बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दहाई। दहाई का अंक कौन सा होता है, 10 से शुरू होता है ना, यानी कि 10 से लेकर 99 तक जो नंबर होते हैं ये दहाई वाले होते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, पहला इकाई, दूसरा दहाई, सेम इसको इकाई दहाई इस तरीके से। ठीक है, सॉरी हाँ, तो हमने देखा 10 से लेकर 99 तक जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम दहाई अंक। ठीक है, तो इसमें अब ये देखा गया है, तो 0 कितनी आएंगी इसमें, 1। ठीक है, यानी कि 10 में कितनी 0 आ रही है, 1 0 आ रही है ना 1 के साथ, तो बस यहाँ पे ये बताया गया है कि शून्य कितनी आती हैं, 1 आती है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दहाई तो हो गया हमारा, अब सैकड़े पे चलते हैं। सैकड़े का क्या होता है हमारा, 100। अब 100 में कितनी 0 है हमारी, 2, तो यहाँ पे क्या है 2। बाकी सैकड़े वाले स्थान कौन से होते हैं, 100 से लेकर 999 तक, 999 तक, ये 3 अंक वाले जो होते हैं इनको हम सैकड़ा तक बोलते हैं। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, है ना, सेम यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरीके से पढ़ा जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें 2 0 आती हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। नेक्स्ट आते हैं हज़ार, हज़ार वाले अंक। तो सबसे पहले हम हज़ार की बात करेंगे। हज़ार में कितनी 0 आती हैं, तो पहले हम लिखेंगे 1000, है ना, तो इसमें टोटल कितनी 0 हैं, 3, तो यहाँ पे 3 0 लिख दी, है ना। और ये हज़ार वाला जो नंबर है, 1000 से लेकर 19999, ये सारे क्या उनसे कहलाते हैं, हज़ार वाले अंक कहलाते हैं। 1000 से लेकर 9999 तक 4 अंक वाले नंबर होते हैं, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, हज़ार वाले अंक। ठीक है, इसमें कितनी 0 आती है, स्टार्टिंग में सिर्फ 3 आती है। ओके, अब चलते हैं इसके 10,000 रुपये पे। तो 10,000 ये है हमारा, इसमें टोटल कितनी 0 हैं, 4 0 है। ठीक है, 4 0 है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 से लेकर कितना आएगा, 99,999। तो ये सारे हमारे 10,000 अंक हो गए, यानी कि टोटल इसमें 0 कितनी आ रही है, देखो 4 0 आ रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी 4 0 ही दर्शाया गया है ना, कौन से पे,
हमारा 10,000वें अंक पर, और 99,999 तक ही ये अंक मान्य हैं, जो कि हमारे 10,000वें अंक तक बोले जाते हैं, है ना। यहाँ पे कोमा लगाकर बोला जाता है इनको। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है लाख। लाख हमारा टोटल ये होता है, इसमें टोटल जीरो कितनी आती हैं? 5, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसमें टोटल जीरो कितनी आ रही हैं? देखो 5। 1 लाख से लेकर 9 लाख, 99 लाख, 999, ये सारे हमारे इस तरीके से पढ़े जाते हैं, यानी कि सिर्फ एक नंबर को पढ़ा जाता है, उसको बोला जाता है लाख। 1 लाख। तो और यहाँ पे कहाँ से पढ़ा जाएगा? 9,99,999, यानी कि 9,99,999, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ इतने नंबर्स को ही हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें टोटल नंबर्स कितने आते हैं? वैसे टोटल 6 नंबर आते हैं, 2, 4, 6, है ना। और जीरो कितनी आएंगी यहाँ पे? टोटल 5 जीरो आएंगी, इसलिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ पे 5 जीरो आएंगी। सेम 10 लाख में है ना। इसमें टोटल कितनी जीरो हैं? 6 जीरो है, तो यहाँ पे 6 जीरो लग दी गई है। और 10 लाख में भी कितना आएगा? 99,99,999, ठीक है भाई। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि उससे ज़्यादा नंबर्स नहीं हो सकते, है ना। नेक्स्ट है करोड़। करोड़ में कितनी जीरो आएंगी? टोटल 7 जीरो आएंगी हमारी, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा 1 करोड़, इसको हम बोलेंगे 1 करोड़, है ना। अगर इसमें एक और जीरो हम ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 10 करोड़, तो इसको क्या बोला जाएगा? 10 करोड़। 10 करोड़ में कितनी जीरो हो जाती है हमारी? 8 जीरो। फिर आता है 10 करोड़ के बाद अरब, ठीक है। अरब में हमारे कितनी जीरो हो जाती हैं? 9 जीरो लग जाती है, एक के साथ 9 जीरो लग जाएंगी, तो इसको क्या बोला जाएगा? 1 अरब, ठीक है। और 1 अरब से लेकर 9 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999, ये हमारा क्या कहलाता है? हमारा सबसे बड़ा अरब में नंबर कहलाता है ना। फिर 10 अरब वाली बात करेंगे हम। 10 अरब में टोटल कितनी जीरो लगती हैं? एक के साथ 10 जीरो, इसको पढ़ा जाएगा 10 अरब, ठीक है। तो 10 अरब जब पढ़ा जाएगा, ये हमारा टोटल कितने तक आएगा नंबर? मैक्सिमम सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो होगा हमारा 99 अरब 99 करोड़ 99,999, तो वो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा जो 10 अरब के 10 अरब वाली गिनतियों में पढ़ा जाता है, ठीक है भाई। तो समझ में आया होगा आपको ये सारा कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। अब आता है हमारा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 1 से 9 तक, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 1 लिखी है यहाँ पे, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या लिखी है? 9। तो इसी तरीके से हमें लिखनी है। अब यहाँ पे 1 अंक वाली थी, अब 2 अंक वाली जो संख्या है तो कौन कौन सी होंगी? 10 से लेकर 99 तक, है ना। क्योंकि 99 अगर 1 जुड़ गया तो 3 अंकों वाली संख्या बन जाएगी, जो कि होती है 100, है ना। तो यानी कि 2 अंकों वाली कौन सी कहाँ से शुरू होती है? 10 से, और कहाँ पर ख़त्म होती है? 99 तक। तो 2 अंकों वाली 10 से लेकर 99 तक संख्या होती हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99, ठीक है भाई। अब है 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी वो होती है 100, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999, क्योंकि इसमें 1 जुड़ते ही वो 1000 बन जाएगा, जिसमें वो 4 अंकों वाली संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या लेना है? सिर्फ 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होगी 100, सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 999, है ना। अब है 4 अंकों वाली संख्या। 4 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी? 1000। इसमें हम टोटल गिनेंगे तो 4 अंक है ना, ये 1000, और यहाँ पे भी 4 अंक हैं, 9999, है ना। तो ये सबसे बड़ा नंबर 4 अंकों की में 9999 है, और सबसे छोटा नंबर 1000, ठीक है। सेम 5 अंकों वाली कौन सी हो गई? 10,000, और सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 99,999। ऐसे ही 6 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी? 1 लाख। 1 लाख से लेकर 9,99,999, ठीक है। नेक्स्ट 7 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी? 10 लाख, सबसे छोटी होगी, और सबसे बड़ी कौन सी होगी? 99,99,999। तो आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये नंबर्स
सबसे छोटे नंबर कौन से होते हैं, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 7 अंक वाले, 10 अंक वाले, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे अच्छे से। आइए अब इनके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरें, इसमें 1 करोड़ बराबर कितने लाख के बराबर होता है। ठीक है, 1 करोड़ कितने लाख के बराबर होता है। तो अगर हम गिने इसको तो पहले लिख लेते हैं ना, 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ की बात की गई यहाँ पे। तो 1 करोड़ जो है हमारा वो कितने लाख के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें लाख कैसे करेंगे, अगर हम इसमें से 1 ज़ीरो हटा दें तो कितना हो गया, 10 लाख। ठीक है, ओके, 10 लाख ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम 1 और 0 हटा दें तो कितना बच गया, ये 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, यानी कि अगर हम 1 करोड़ को लाख में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये टोटल हम अगर इसको पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना, ये हमारा लाख में कहलाएगा। लेकिन इसको हमें लिखना है लाख में। हाँ, तो हम यहाँ पर बात करते हैं 1 करोड़ की। 1 करोड़ बराबर क्या होता है हमारा, 1 करोड़ में मोस्टली अगर हम इसको अगर देखा जाए तो 1 करोड़ को पहले हम लिख देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें से हम अगर 1 ज़ीरो काट दें तो कितना बन जाएगा, ये 10 लाख। ठीक है, उसके बाद अगर 1 और 0 काट दें तो बन जाएगा लाख। तो उसमें लाख में ही पूछा गया है कि टोटल कितना हमारा लाख होगा 1 करोड़ के बराबर। हाँ, तो फिर इसमें से टोटल हमें 0 कितनी हटाई, 00, तो 00 हमारी कितनी पढ़ी जाएगी, हमारी 100। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या कहलाएगा 100 लाख। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा किसके बराबर है, 100 लाख के बराबर। 1 करोड़ बराबर 100 लाख के बराबर। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट है हमारा 1 करोड़ कितने हज़ार के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं 1 करोड़ को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अगर हम इसको लिख लेते हैं 1 करोड़ बराबर कितने हज़ार होगा, तो यहाँ पर पहले हम 1 ज़ीरो हटाएंगे, 1 करोड़ अब बन जाएगा 10 लाख। अब 1 और 0 हटाएंगे, अब बन जाएगा हमारा 1 लाख। 1 और 0 हटाएंगे, ये बन जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, ओके। फिर 1 और 0 हटाएंगे, फिर हो जाएगा 1000, है ना, हमारा 1000 बन जाएगा। तो हमारा टोटल ये कितना बन जाएगा, कौन सा कर देते हैं हम, 1 करोड़ बराबर कितने हज़ार होंगे, है ना। तो हमारे हज़ार वाली बात है कि हम हज़ार में कितना इसको यूज़ करेंगे। तो हमने 1000 बनाना था 1 करोड़ को, पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ ये हमारा 1 करोड़ में से हमें 1000 बनाना था, तो ये हमारा 1000 बन गया हमारा यहाँ पे। ये हमारा 1000 तो बन गया है, लेकिन इसमें टोटल 0 कितने कटे हैं हमारे, वो 0 कटे हैं 1 2 3 4। तो जब भी हमारे 4 0 कटेंगे, इसका मतलब हमारा कहलाएगा 4 0 किस में होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 4 0 हमारे आते हैं 10,000 में। तो इसका आंसर यानी कि क्या कहलाएगा हमारा 10,000 हज़ार, है ना। अब सेकंड वाले में क्या आएगा हमारा, 1 करोड़ बराबर 10,000 हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 हज़ार। ठीक है भाई, तो ये हमारा इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 10,000 हज़ार। ये 1000 जो लिखा है ना, इसको इसका मतलब है मल्टीप्लाई में 1000 अलग से है। ठीक है, इसके साथ, तो जब ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये बन के जाएगा हमारा 1 करोड़ ही बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा 10 लाख। 10 लाख कितने के बराबर होगा, तो ये पहले हमें लिखना पड़ेगा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अभी 10 लाख जो है हमें 100 बनाना है। ठीक है, तो ये 100 तो है ही, तो बाकी के ये 0 हटा देंगे हम, तो ये 100 बन गया, यानी कि यहाँ पे 100 तो पहले से ही है। बाकी की 0 जो बची, ये 0 कितने के साथ लगती हैं,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये हमारे टोटल कितने के साथ लगती हैं? 10,000 100 के साथ, ठीक है। इनके 4 जीरो बची हैं तो एक के साथ हम 4 जीरो लगा देंगे तो हमारा ये आंसर बन जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा? 10,100। यहाँ पे आएगा 10,100। 100 तो पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बस यहाँ पे 10,000 लिख देना है ना। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ पर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 9999 ही होती है सारी। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या ये होती है हमारी। 5 अंकों की बोली तो 5 अंक हो गए हमारे, है ना। तो 5 अंक क्या कहलाएंगे? 99,999, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कैसे स्टार्ट होती है हमारी? 100 करके। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 अंक हो गए हमारे। तो सबसे छोटी संख्या ऐसे बनती है हमारी। 7 अंकों की बोली हो, 9 अंकों की बोली हो, 11 अंकों की बोली हो, कोई भी बोली हो, इस तरीके से हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। जूम कर लिया है। हम थोड़ा आगे आ गए हैं तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ उधर बैठ। हेलो बच्चों, तो हम आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, शब्दों में लिखो। तो शब्दों में लिखो का मतलब है ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें, ये नंबर्स हमें शब्दों में लिखने हैं। वो लिखते कैसे हैं? जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं 6080, तो इसको फर्स्ट वाले को कैसे लिखेंगे? 6080। तो हमको फर्स्ट वाले को इस तरीके से लिखना है। ऐसे ही बाकी के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 जो भी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हिंदी में इसी तरीके से इनको लिखना होगा हमें, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सारे हमें कैसे करना है। तो ये आपको खुद बनाकर लिखने हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। हिंदी में लिखने हैं, शब्दों में लिखने हैं, ठीक है। आई होप आप सभी इनको कर ही लेंगे। अगर आपको नहीं आते तो आप मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में दोबारा करके बता दूंगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना पूरा। बाकी अब है विस्तारित रूप। विस्तारित रूप मतलब विस्तार से लिखना, ठीक है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर या फिर फैला कर लिखना, ठीक है। तो जो पहला है इसमें लिखा गया है, जब हम किसी संख्या को उसके अंकों के स्थानीय मान के योग के रूप में लिखते हैं तो वह संख्या विस्तारित रूप कहलाती है, ठीक है। यानी कि उसको उनके योग के रूप में लिख दिया जाता है। या योग का मतलब जिसके 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, इस तरीके से उनको योग के रूप में जब हम लिखेंगे तो उसको कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम पहला ले लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा है 5325 का विस्तारित रूप। तो 5325 का विस्तारित रूप कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे हम 5000, ठीक है, फिर प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5। तो इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो इतना ही बैठेगा 5325, ठीक है। तो 5325 को इस तरीके से हमें विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि हमारा 90,06,08 है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 90 लाख, ठीक है। 9 के बाद यहाँ पे जितने भी अंक हैं उनकी जगह पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर 90 के बाद जो अगला अंक है 0 0 0 0 लिख देंगे यहाँ पे टोटल जितनी 0 आई हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर अगली बार 0 के साथ यहाँ पे लिख देंगे, यानी टोटल अंक जितने हैं उतने 0। उसके बाद फिर अगली 0 के साथ हम यहाँ पे लिख देंगे उतने ही 0। फिर है 608, फिर 608 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 600, फिर 08,
0 8 की जगह हम 2 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर 8 की जगह हम सिर्फ 8 लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखा जाता है विस्तारित रूप, ठीक है बच्चों। आगे हम इसके एग्जाम्पल्स और लेंगे तो इसके बेस पर हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसका संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप क्या मतलब होता है? छोटे रूप में, यानी कि जब हम अंकों का प्रयोग करके कोई संख्या लिखते हैं तो वह संख्या संक्षिप्त रूप कहलाती है। हम अंकों का प्रयोग करके कोई संख्या लिखते हैं तो वह संख्या हमारी संक्षिप्त रूप कहलाती है। संक्षिप्त रूप कैसे कहलाती है? मान लो कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है आपको, कैसे 30,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 00 प्लस 9, इस सभी को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा प्लस करने के बाद आएगा 35,609। तो इन सबको जब हमने जोड़ा उसके बाद एक हमारे पास नंबर आ गया तो वो कहलाएगा इसका संक्षिप्त रूप। तो इसका मतलब हमें सिर्फ उन सभी नंबर्स को जोड़ कर लिख देना है तो उसका आंसर हो जाएगा वो संक्षिप्त रूप। ऐसे ही नेक्स्ट है ये, जैसे कि ये लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 90 लाख प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख, 60,000, 0000, 000, 50, 3। जब इन सभी को एक साथ प्लस कर देंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा 91 लाख 60,053, ठीक है। तो ये नंबर जो हमारा जाएगा यही हमारा इसका संक्षिप्त रूप है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखें। जो हमने ऊपर देखा था अभी, कोई छोटा नंबर है उसको हम फैला के लिख देंगे टोटल। जैसे कि ये है 23,564, तो 23,000 को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ये स्टार्टिंग वाला 2 के बाद जितने अंक हैं उतने ही 0 लिख देंगे हम। तो 2 के बाद टोटल कितने अंक दिए हुए हैं हमारे? 4 अंक, तो उतने ही 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे क्योंकि 2 के बाद 3 अंक है। अब 3 के बाद जितने अंक हैं, 3 के बाद हमारे 3 अंक बचे ना, 5 6 4, तो 3 ही 0 लगा देंगे हम, 1 2 3, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा 564, तो 564 क्या कैसे लिखेंगे हम? प्लस 5 के बाद कितने नंबर हैं? 2, तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे बस, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, फिर है 64 का मतलब पहले 6 लिखेंगे, 6 के बाद कितना अंक है? सिर्फ 1 अंक है तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, लास्ट में क्या बचा? 4। तो ये हो गया टोटल इसका आंसर, यानी कि इसका विस्तारित रूप पहले वाले का, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपने कर लिया होगा, तो आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी आपको खुद करने होंगे, ठीक है। ऐसे ही 0 लगा कर कोई भी अंक होगा उसके आगे बस उतनी 0 लगा दो जितनी उसके साथ अंक बचे होंगे, ठीक है। उनको प्लस करके हम लिखते रहेंगे, वही उसका विस्तृत रूप हो जाएगा। विस्तृत रूप कह लेते हैं या फिर विस्तारित रूप, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। संक्षिप्त रूप में लिखो। संक्षिप्त रूप का मतलब है इनको छोटा करके लिखो। तो छोटा कैसे करके लिखते हैं हम? इन सबको हम प्लस कर देंगे बस, तो ये हमारा संक्षिप्त रूप हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा 30,000, 30,000, 2,000, 400, 006। जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस कैसे करते हैं वो आपको आता ही है ना। चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम 30,000 लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर आएगा 2,000, फिर 400, ठीक है। उसके बाद 00, उसके बाद 6। अब हम इन सब को प्लस कर देंगे। 00 और 6 का 6 आ जाएगा, ऊपर सारी 0 हैं तो 0 आ जाएगा, 4 और 0 4 ही आएगा, 2 0 2 आएगा, ऊपर बचा के 3, तो ये आ जाएगा 32,406। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 32,406। तो इसका हो जाएगा ये संक्षिप्त रूप, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपको बी और सी भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाने होंगे जो होते हैं संक्षिप्त रूप, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक नया टॉपिक आया है, समय और दूरी निकालना। वो कैसे निकालते हैं? तो दूरी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे?
दिए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। मार्ग का मतलब हमें एक जगह से जब दूसरी जगह पर जाना है, हमारे यहाँ से दूसरी जगह पर जाने तक जितना हमने डिस्टेंस यूज़ किया वो होती है उसकी लंबाई। ठीक है, अब है दूरी किलोमीटर या मीटर में मापी जाती है। तो दूरी जो होती है वो किलोमीटर में मापती है या फिर मीटर में। ठीक है, किलोमीटर को हम km से भी लिखते हैं और मीटर को हम m से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर और ये हो गया मीटर। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं। टी समय, समय को कैसे निकालते हैं हम? समय किसी विशेष दूरी को तय करने की अवधि है। समय किसी विशेष दूरी को तय करने की अवधि है, यानी कि विशेष समय मतलब जिस समय पर हमें कुछ काम दिया गया हो या हमें किसी समय पर कोई काम करना हो। ठीक है, उस समय पर समय किसी विशेष दूरी को तय करने की अवधि, यानी कि मान लो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, वहाँ पर जाकर कुछ काम निपटाना है और वहाँ से फिर वापस भी आना है। ठीक है, तो हमें यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, फिर वहाँ से आने में यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो उसको यहाँ पे समय के रूप में दर्शाया गया है कि आने जाने में जो भी समय लगता है उसको यहाँ पे समय के रूप में दर्शाया गया है। तो समय को घंटे, मिनट और सेकंड में मापा जाता है। घंटे को क्या बोलते हैं? आवर, HOUR, और मिनट को हम मिनट के M लिख देते हैं और सेकंड को SEC लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है गति। गति का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, स्पीड हम कैसे नापते हैं? स्पीड को हम दो तरीके से माप सकते हैं, जिसको बोलते हैं गति। इकाई समय में तय की गई दूरी को परिभाषित किया जाता है, यानी कि इकाई समय में तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। तय की गई दूरी मतलब यानी कि हमने एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचे, कितनी देर में पहुँचे और उस हमारी स्पीड क्या थी चलने की, उसको हम बोलते हैं गति। ठीक है, तो गति को किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से देखा जाता है या फिर मीटर प्रति सेकंड के। ठीक है, गति कैसे मापी जाती है? किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर प्रति सेकंड, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, km/h और या फिर m/s, इसका मतलब हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। ओके, नेक्स्ट है एक कार 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी गति बताएं। गति मतलब उसकी स्पीड क्या थी? गति का मतलब क्या होता है? स्पीड, है ना। एक कार 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी गति बताएं। तो गति आती है या तो 1 घंटे में चली गई दूरी या फिर 1 सेकंड में चली गई दूरी। तो यहाँ पे क्या है? घंटे में दिया गया है और किलोमीटर। तो मैंने बताया था आपको किलोमीटर प्रति घंटा आता है या फिर मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर में दी गई है और घंटे में दी गई है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी दूरी निकालेंगे। तो कैसे निकलेगी? बस इसको हमें, इसका फॉर्मूला होता है, एक हमारा फॉर्मूला होता है कि इसमें दिया क्या गया है हमारा समय और दूरी। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमें दी हुई है, इसमें टाइम भी दिया हुआ है, तो बाकी क्या बचा हमारा? स्पीड। ठीक है, तो हमें इसको गति लिख लेते हैं ना। वैसे तो स्पीड बोलते हैं, गति या फिर इसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड का मतलब s, इसका मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो d/t का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दूरी, और इसका मतलब समय। ठीक है भाई, तो या फिर मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको आपको, ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। गति बराबर दूरी बटे समय। बटे समय का मतलब होता है समय से भाग दे देंगे हम किसको? दूरी को। नीचे वाला जो नंबर होता है इसको इससे भाग देते हैं हमेशा, इस वाले को। ठीक है, तो या फिर अगर इन तीनों में से कुछ भी दियो, मान लो गति दी हो, समय दिया हो, ठीक है, तो ये समय यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि हम हमेशा इसके नीचे एक मानते हैं। अब बराबर में जो नंबर एक दिया हो, कोई भी एक नंबर दिया हो, तो उसके नीचे हमेशा एक माना जाता है, तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। ऊपर वाला नीचे में गुणा हो जाता है,
नीचे वाला ऊपर में गुणा हो जाता है। इस तरीके से बराबर में दो दो नंबर्स आपस में आ जाते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। तो 120 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग, यहाँ पे भाग दे रखा है ना, 120 भाग 3, मतलब 120 डिवाइड बाई 3। 3 से इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 का 0, तो कितना आंसर आ गया 40। तो इसका कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसकी ये स्पीड आ गई, यानी कि इसकी गति आ गई। 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है, यानी कि वो, है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक मोटर बोट की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यानी गति का मतलब स्पीड हो गई। एक मोटर बोट 7.5 घंटे में कितनी दूरी जा सकती है, ठीक है। जब 1 घंटे में जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, तो 7.5 घंटे में कितना जाएगा, तो पहले 7 घंटे में निकाल लेते हैं। 7 गुणा 10 कितना आएगा, 7 धाम 70 किलोमीटर, है ना। और बाकी आधे घंटे में कितना आएगा, 7.5 घंटे है ना, तो आधे घंटे और निकाल लेते हैं। जब 1 घंटे में 10 जाता है, तो आधे घंटे में कितना जाएगा, इसका आधा जाएगा, ठीक है। 1/2 गुणा कितना हो जाएगा 10, बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 10 को भाग दे देंगे तो कितना आएगा 5, तो ये आएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 70 प्लस 5 को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा 75 किलोमीटर। इनके 7.5 घंटे में वो 75 किलोमीटर चल देगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है मोटर बोट की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 7 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी 70 किलोमीटर, 7 गुणा 10, फिर आधे घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। क्यों, 1 घंटे में 10 चलती है, तो आधे घंटे में इसकी आधी चलेगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी 70 और हम 5 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 70 और 5 75 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक लंबी पूंछ वाली नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इनके 1 घंटे में 12 किलोमीटर वो चल सकती है। यदि इसको 60 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो उसे कितना समय लगेगा, यानी कि 1 घंटे में चलती है 12 किलोमीटर। तो 12 का भाड़ा पढ़ के देखो, 12 पंजे 60 होता है, तो 12 पंजे 60 मतलब 60 को हम अगर 12 से डिवाइड दे दें तो हमारा टोटल आएगा कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो कितना जाएगा 5 आवर, 5 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आवर्स, यानी कि टोटल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 60 को 12 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 घंटे, ठीक है। अब है नेक्स्ट मछली बाजार के भाव। तो ये है 5 तरीके की मछलियाँ हैं जो कि सबके नाम लिखे हुए यहाँ पे। पच फिश जो है 80 रुपये प्रति किलो है, गोभी फिश जो है 150 रुपये प्रति किलो है, पाइक फिश 120 रुपये किलो है, बटरफ्लाई फ़िश 240 रुपये किलो है, और पिरान फिश 60 रुपये किलो है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमें इनको सॉल्व करना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 3.5 किलो पच फिश की कीमत क्या होगी। तो पच फिश ये है, 1 किलो की कीमत है 80, यहाँ पे पूछा 3.5 किलो की, यानी कि 3 प्लस आधा इतने की पूछी है, 3 किलो प्लस आधा किलो। तो पहले तो हमें 1 किलो की पता ही है, तो 1 की पता ही है हमें, तो वो कितनी है 80 रुपये, यानी कि 80 गुणा 3 कर देंगे हम पहले। 80 गुणा 3 मतलब 8 या 24 और 1 जो लगी हुई है। हाँ तो बच्चों हम कहाँ की बात करते हैं, 3.5 किलोमीटर की, 3.5 किलो पच फिश की कीमत। फिश का मतलब पता है आपको, मछली होता है। तो पच फिश 3.5 किलो, तो पहले 3 किलो की निकाले। 3 किलो 1 किलो 80 रुपये की, तो 3 किलो कितनी हो जाएगी 8 या 24, 240 रुपये की, ठीक है। और आधा किलो कितनी होगी, जब 1 किलो 80 की है तो आधे किलो कितनी हो जाएगी, इसके आधे की हो जाएगी, यानी कि 2 से इसको भाग दे देंगे, कितना बचेगा 40, ठीक है। तो ऊपर कितना है 240 और नीचे आया 40, तो 240 और 40 कितने होते हैं 280 रुपये,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 280 रुपये। ठीक है, सभी बच्चे इसको 280 रुपये लिख लेंगे। हाँ, तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। 750 रुपये में आप कितने किलोग्राम गोभी मछली खरीद सकते हैं? ठीक है, तो 750 रुपये में तो गोभी मछली का हमारी ये थी, यानी 1 किलो की कीमत 150 रुपये है, तो 750 रुपये में कितनी हो जाएगी? यानी कि 750 को हम 1 किलो की कीमत से डिवाइड दे देंगे। 1 किलो की कीमत है 150 रुपये, 0 से 0 गया, 15 कम 15, 15 पंजे 75, तो टोटल कितनी आएगी? 5 केजी। 5 केजी मतलब 5 किलोग्राम गोभी फिश आ जाएगी। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड है, मोहन 2.5 किलो पाइक फिश और 2 किलो बटरफ्लाई फिश खरीदना चाहता है। ठीक है, इसके लिए उसे कितना भुगतान करना होगा? ठीक है, 2.5 किलो पाइक फिश और 2 किलो बटरफ्लाई। पहले हम देख लेते हैं पाइक फिश कितनी 2.5 किलो लेनी है उसे। पाइक फिश 1 किलो कितनी है? 120 की, तो 2.5 किलो की निकालनी है, तो पहले 2 किलो की निकाल लेते हैं। 2 किलो और गुणा 120, तो बाद ना 24 और 1 0, 240 की हो गई। और 1 किलो हमारी 120 रुपये की है, तो आधा किलो, आधा केजी कितनी हो जाएगी? इसके आधे रुपये की हो जाएगी। 120 का आधा कितना होता है? 60, इनके 120 को 2 से भाग दे देंगे हम, तो हमारा कितना आएगा? 60। तो 240 और 60 कितने होते हैं? 300 रुपये। ठीक है भाई, यानी कि 300 रुपये की हमारी पाइक फिश आ गई। अब आगे क्या पूछा था उसने? 2 किलो बटरफ्लाई फिश। बटरफ्लाई फिश हमारी कितनी है? 240 रुपये की 1 किलो, तो 2 किलो कितने की आएगी? 240 में गुणा कर देंगे इसके, तो 24 दूना कितना होते हैं? 48 और 1 0, 40, 480 रुपये की ये हो गई। तो टोटल पूछी थी, टोटल उसने कितने रुपये खर्च किए? तो 300 रुपये उसने पहले खर्च किए थे और 480 रुपये अभी उसने खर्च किए हैं, तो 0 का 0, 8 का 8 और 4 3 7, टोटल उसने कितने रुपये खर्च किए? 780 रुपये। ठीक है, तो थर्ड का आंसर जाएगा हमारा 4 3 7, 780 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी 20 किलो पिराना मछली 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदती है। यानी कि रजनी 20 किलो पिराना मछली 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है और उन्हें बेचता है। ठीक है, उससे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? तो उसने कितने के हिसाब से खरीदी? 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो कितनी खरीदी पिराना मछली? 20 किलो। तो उसने 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है, फिर उन्हें बेचता है। तो 20 किलो जो उसने खरीदी थी 45 रुपये किलो के हिसाब से, तो टोटल कितने रुपए की हो जाएगी वो हमारी? 45 गुना 20 में कर देंगे, 45 गुना कितना होता है? 90 और 1 0, कितने की हो गई? 900 रुपये की। ठीक है, तो उसे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? इसने यहाँ पे 900 रुपये की खरीदी है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी फ़िश थी ये? रजनी 20 किलो पिराना मछली खरीदी थी है ना। पिराना मछली कहाँ है? ये थी, ये है 60 रुपये किलो। ठीक है, उसने बेची कितनी? 60 रुपये किलो। तो यहाँ पे उसने 900 रुपये की खरीदी थी है ना, 20 किलो। अब इसको देखते हैं, 20 किलो 60 के हिसाब से कितनी बैठेगी? 6 दूनी 12 और 0 कितनी है? 200। ठीक है, तो टोटल उसने कितने रुपए की बेची? यहाँ पे 1200 रुपये की, और यहाँ पर खरीदी कितने थी? 900 रुपये की 20 किलो। तो यहाँ से 900 और 1200 में कितने का अंतर है? 1200 में से 900 गए, 300 बचे है ना। तो 300 रुपये का उसे फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे बस ये लिखना था 1200 माइनस 900 बराबर 300 रुपये। तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा 300 रुपये है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जब ताज़ी मछली को सुखाया जाता है तो वह अपने वज़न का 1/3 हो जाती है। 1/3 मतलब 1/3 हो जाती है। यानी कि अगर मैं 9 किलो वज़न की मछली लेकर आता हूँ, उसे फिर सुखा देता हूँ।
सूखने के बाद वो अपना 1/3 रह जाती है। 1/3 का मतलब 1/3 रह जाती है, यानी कि इसको हम 3 से डिवाइड दे देंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो कितनी रह जाएगी? 3 किलो रह जाएगी बस। ठीक है, इनकी 9 किलो गिली मछली लाया मैं, उसको सुखा दिया, तो सूखने के बाद वो 1/3 रह जाती है। 1/3 रह जाने का मतलब क्या है? वो टोटल 3 किलो रह जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, जब ताज़ी मछली को सुखाया जाता है तो वो अपने वजन का 1/3 रह जाती है। अगर हमें 6 किलो सूखी मछली चाहिए तो कितनी किलो ताज़ी मछली चाहिए? ठीक है, यहाँ पे देखिए सूखी मछली, यानी कि 1/3 का मतलब क्या होता है? टोटल 6 किलो इसने 6 किलोग्राम इसने यानी कि ली होगी, यानी कि कोई भी x किलोग्राम की मछली थी गीली, उसको 1/3 कर दिया तब जाके हमारा 6 किलोग्राम आया होगा, है ना। तो हम इसको 3 को इधर ले जाएंगे गुणा में, तो 6 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 18 kg। 18 kg का मतलब क्या है? ये वाला x बराबर आ गया ना, x बराबर का मतलब 18 kg, यानी कि उसने 18 किलो गीली मछली खरीदी होगी तब जाके उसकी 6 किलो सूखाकर बनी होगी वो, है ना। तो यहाँ पे ये जो है 18 किलो बन गई 6 गुणा 3। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, उमा मैकेरन मछली को 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचती है। उमा मैकेरन मछली को 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचती है। ठीक है, मैकेरल मछली को 120 प्रति किलो के हिसाब से बेचती है। सुधा झींगे को 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचती है। अब उमा 12 किलो मैकेरल बेचती है और सुधा 15 किलो झींगा बेचती है, उनकी कमाई का अंतर क्या है? ठीक है, तो उसका बाद अंतर बताना कि किसने ज़्यादा कमाया, है ना। किसने ज़्यादा में तो किस उन दोनों का कमाया हुए में से टोटल कितना एक्स्ट्रा बन रहा है दोनों में, अगर दोनों बेचेंगे तो उमा ने बेची 120 रुपये प्रति किलो, तो उमा यहाँ पर कितनी बेच रही है? 12 किलो, तो 120 गुणा 12 कितना हो गई? 12 गुणा 12 में करेंगे 144 आता है, और इनमें जीरो कितनी है? 1, तो 1440 रुपये की ये उसने बेच दी उमा ने। नेक्स्ट है आपका कि सुधा ने 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो बेची थी, कितनी? 250 रुपये, और कितने किलो बेची उसने? 15 किलो, तो इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा? हम इसको रब कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से इसको स्पेस मिल जाए करने के लिए। तो 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 15 किलो बेची थी, तो कितना हो जाएगा? 15 गुणा 250 से करेंगे तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, और 15 दूना 30, 30 और 7 37, और एक जीरो है यहाँ पर। टोटल कितना आ गया? 3750, यानी कि एक ने 1440 रुपये की बेची, दूसरी ने 3750 रुपये की बेची, तो टोटल उन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो टोटल अंतर कितना आ जाएगा? अंतर पूछा है इसमें, तो अंतर यहाँ पे कितना जाएगा? अंतर बस बड़े वाले अमाउंट में से छोटा वाला घटा देंगे हम, यानी कि 3750 माइनस 1440। ठीक है, तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो टोटल घटाने के बाद कितना जाएगा? 2310 रुपये, तो 2310 रुपये बच जाएंगे। इनका अंतर का मतलब इनका डिफरेंस। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 8 किलो वजन वाली एक मछली की कीमत 1200 रुपये है। ठीक है, तो 1 किलो मछली की कीमत क्या होगी? जब 8 किलो मछली की कीमत 1200 रुपये है तो 1 किलो कितनी हो जाएगी? 8 से भाग दे देंगे हम इसको। 8 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पे 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4, तो 8 पंजे 40, और एक जीरो बची, तो कितनी हो गई? 150 रुपये, यानी कि 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमारी उसने मछली खरीदी। टोटल थी पहले 8 किलो के हिसाब से, अब हमने 1 किलो के हिसाब से यहाँ पर निकाल लिया, क्योंकि 1 किलो मछली का ही रेट पूछा गया यहाँ पर। नेक्स्ट है, नित्या ने एक बैंक से 12,000 रुपये उधार लिए। नित्या ने एक बैंक से 12,000 रुपये उधार लिए। वह 1 साल तक हर महीने 825 रुपये चुकाती है।
तो एक वर्ष के अंत में वह कितने पैसे चुकाती है, ठीक है। तो इनके 825 रुपये हर महीने देती है। तो वर्ष के अंत तक मतलब एक वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने। तो 12 से इसमें गुणा कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा उसने टोटल अमाउंट पे किया होगा। इनको इससे गुणा करेंगे तो टोटल कितना जाएगा हमारा 9,900 रुपये। तो 9,900 रुपये जो भी आया हमारा, ये हमारा टोटल अमाउंट है जो उसने दिया बैंक को, ठीक है। नेक्स्ट है, अमन ने लैपटॉप खरीदने के लिए 24,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने एक साल में टोटल 30,000 रुपये वापस कर दिए। उसने हर महीने कितना भुगतान किया, ठीक है। तो टोटल उसने कितना भुगतान किया, अपना अमन ने लैपटॉप जो खरीदा था उसने 24,000 रुपये का कर्ज लिया था। तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमसे उसने पूछा गया है कि जो टोटल उसने अमाउंट दिया वो था 30,000 रुपये। उसने हर महीने इसको कितना कितना दिया होगा। तो जो 30,000 रुपये है इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक महीने का जाएगा। क्यों, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक तो बस ये पूछा है, तो एक महीने में उसने कितना दिया होगा। तो 12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 12 दूना 24, यहाँ पे 6 बचा, 12 पंजे 60, 0 0, इनके 25 रुपये प्रति महीना, ठीक है, पर मंथ उसने दिया होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे भी आंसर दिया हुआ है, 30,000 को 12 से भाग देकर 2500 रुपये आया जो उसने हर महीने बैंक में दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये का कर्ज लिया। जाल खरीदने के लिए मतलब मछली वगैरह पकड़ने के लिए उसने लिया होगा। उसने एक साल तक हर महीने 345 रुपये वापस किए, मतलब हर महीने उसने 345 रुपये देती रही वो। उसने बैंक को कितना पैसा वापस किया, तो बैंक को कितना वापस किया होगा, जब 345 रुपये एक महीने का है तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे, 12 महीने के बाद पूछे इनके एक साल के। तो जब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल आ जाएगा हमारा 4,140 रुपये, ठीक है भाई। तो ये 4,140 रुपये हमारा इसका अमाउंट आ गया जो कि उसने बैंक में दिया हुआ। बाकी लिया कितना था, 4,000 रुपये। तो जब बैंक को जमा करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लगा कर देना पड़ता ही है हमें, है ना। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन आंसर्स थे आज के। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आए होंगे। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो अभी भी तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे 100%, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जिस सभी बच्चों को मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज सभी के लिए बाय बाय।